नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मैथ का मॉक टेस्ट लेके आए हैं और उसमें हम क्या करेंगे कि 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस जो हैं कुछ पिछले सीजीएल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कुछ सीएचएसएल में पूछे गए हैं। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये आपके आने वाले जो सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीयू के जो एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। तो आपको एंड में अपना स्कोर जरूर मेंशन करना है कि आपका आउट ऑफ 25 कितने क्वेश्चंस आपके सही रह पाए। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा हैंडल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो जितनी भी हमारी जो लेक्चर्स की पीडीएफ होती हैं वो यहाँ पर अपलोड की जाती हैं। साथ ही जो भी आपको कंटेंट जैसे जीके का आपका करंट अफेयर कंपाइलेशंस वगैरह जो होती हैं वो भी आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। और साथ में कोई एडिशनल जीके के नोट्स जो होंगे या कोई इंग्लिश का मटेरियल होगा वो सब आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कोन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में अंकित शंकु का अधिकतम आयतन आपको बताना है। तो मैं अगर ये बोलता हूँ कि ये मान लो मैंने एक स्फीयर ड्रॉ किया, ये एक रफ सा स्फीयर मैंने ड्रॉ किया मान लो, और इसके बीच में यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ एक, ये मैंने ड्रॉ किया मान लो एक कोन। ठीक है, ये यहाँ पर टच हो रहा होगा। ठीक है, अब मान लो ये मैं मान लेता हूँ किसका सेंटर है, किसका, स्फीयर का सेंटर है। अगर ये स्फीयर का सेंटर है तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो चीज़ होगी ये मेरी रेडियस होगी r। ठीक है, और मैंने मान लिया कि इस कोन की जो हाइट है वो है h, स्मॉल h मैंने मान ली इस कोन की हाइट, स्मॉल r जो है वो मैंने मान ली इसकी रेडियस। तो ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, ये लेंथ होगी h माइनस कैपिटल R, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो r होगा और ये पूरी हाइट h है तो ये डिस्टेंस h माइनस R आ जाएगा। यहाँ से एक रिलेशन मुझे मिलेगा, वो क्या है, h माइनस कैपिटल R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इक्वल टू होगा कैपिटल R का स्क्वायर। ये मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से एक रिलेशन निकलेगा। एक रिलेशन और आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होती है वो होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा और इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम मतलब डिफरेंशिएशन इसका 0 कर देंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर आपको एक रिजल्ट मिलता है, वो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, अगर मैं स्फीयर की रेडियस का 2√2 गुना कर दूं तो वो बराबर होगा 3 गुना ऑफ रेडियस ऑफ कोन के। एक रिलेशन तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा रिलेशन क्या है, जब इस चीज को, इस r की वैल्यू को मैं यहाँ फिट करूंगा तो यहाँ से h और कैपिटल R में की रिलेशन होगा, वो क्या है कि कैपिटल h का 3 गुना बराबर होगा 4 गुना ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर के। ये दो रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। जब किसी स्फीयर में मैक्सिमम कोन की वॉल्यूम आपसे पूछी जा रही है तो आपको ये दो रिलेशन पता होनी चाहिए। अब यहाँ से मैं r और h की वैल्यू निकालूंगा और वहाँ से मेरी वॉल्यूम निकल जाएगी। तो जब मैं r की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो यहाँ पर r मुझे पता है कैपिटल R की वैल्यू 3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो r की वैल्यू होगी 2√2। h की वैल्यू कितनी होगी, तो h की वैल्यू निकालने के लिए r की वैल्यू जब मैं 3 रखूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा, h की वैल्यू क्या आ गई 4। तो जब h की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 2√2 है, तो वॉल्यूम क्या होगा कोन का, 1/3 पाई r स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा तो 8 गुना h वैल्यू 4 है, आंसर आ जाएगा 32/3 पाई। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन में, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 400 दैट आर डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 7। तो 6 और 7 दोनों से डिविजिबल होने वाली 200 और 400 के बीच में संख्याएं बतानी है आपको। तो अगर ये पूछ रहा है कि दोनों से डिविजिबल हो, बोथ दोनों से डिविजिबल होने का मतलब ये है कि वो नंबर जो है वो 42 से कट रहा होगा। जो भी संख्या 200 और 400 के बीच में होगी, अगर वो 42 से कट रही है तो वो 6 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। ठीक है, तो 42 के मल्टीपल मैं फाइंड आउट कर लूंगा 200 और 400 के बीच में। ठीक है, तो 200 और 400 के बीच में 42 के कितने मल्टीपल होंगे, तो पहला मल्टीपल देखने को मिलेगा 210, 42 पंजे 210 होता है। ठीक है, और 42 का 10 गुना मैं करूंगा तो वो 420 हो जाता है, बट वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 420 में से जब मैं 42 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा,
ये मिल जाएगा मुझे 8, 7 और 3, 378 मिल जाएगा। तो इनके बीच में कितनी संख्या होंगी जो 42 का मल्टीपल होंगी, तो वो निकालने का मेथड आपको पता होगा। 8 में से ये माइनस करेंगे 0, 8, 37 में से 21 माइनस करूँगा तो 16 आएगा, बटे 42 करूँगा और 1 जोड़ दूंगा। ये 1 क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों नंबर मुझे मिलाने, मतलब इंक्लूड करने हैं दोनों नंबर। तो 42 से इसको काटूंगा तो ये 4 पे कटेगा, 4 + 1 5। ये ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा, इसको मैं PDF में सही करा दूंगा। आंसर इसका आएगा 5। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज इंक्रीज्ड बाय 5% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो पहले साल के अंत में 5% की वृद्धि देखी जाती है पॉपुलेशन में। दूसरे साल के अंत में 4% की गिरावट देखी जाती है, डिक्रीज होती है पॉपुलेशन दूसरे साल के अंत में। पूछ रहा है आपसे, और आपको दिया गया है कि 2 साल के अंत में जो पॉपुलेशन है वो इतनी हो चुकी है। तो आपको बताना है कि बिगिनिंग में पॉपुलेशन कितनी थी। तो भाई मैं मान लेता हूँ शुरुआत में पॉपुलेशन x है, तो x अगर शुरुआत में है तो पहले साल के अंत में 5% बढ़ी है, तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 5% की। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होती है 1/20, तो मतलब 21/20 होगी पॉपुलेशन, गुना 4% से कम हुई है 1/25 में मैं जब कम करूंगा तो ये जाएगा 24/25। ठीक है, क्योंकि 1/25 कम करना है तो 24/25 फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है 55, 12, 248। अगर आप ध्यान से देखें ना ऑप्शन में, तो लास्ट में सबसे पहली चीज तो ये देखने की है कि लास्ट में कितनी जीरो बचने वाली है इसमें। तो वो आप कैसे पता करेंगे कि भाई 25 × 2 50 और 1 0, तो ये जो नेट आ जाएगा ये आएगा 500। ठीक है, और 8 पंजे क्या होगा 40, अगेन 1 0, तो 3 0 तो पक्की है कंफर्म। बट यहाँ पर सिंस 4 दिया हुआ है तो वो 1 0 कट सकती है, क्योंकि भाई अगर मैं 100 को भी अलग कर दूं, ठीक है, तो 1 0 कट ही पाएगी बट 2 0 स्टिल बची रहेंगी। ठीक है, अगर 80 को मैं काट भी दूं तो वो 4 से कट जाएगा पूरा, 2 0 स्टिल बचेंगे। तो 2 0 किस ऑप्शन में बच रही है आपको, डी ऑप्शन में बच रही है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, वरना आप 7 से इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, बट मेरी एडवाइस आपसे ये रहेगी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको यूनिट डिजिट पे ऑप्शन जो है वो अलग अलग दिए जाएं, तो आप यही मेथड ऑप्ट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू इतना इन 2 साल। तो भाई कोई मूलधन है, 2 साल में वो इतना हो जाता है, 3 साल में वो इतना हो जाता है, और ब्याज जो उस पर लग रहा है वो लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। और कैसा कंपाउंड कर रहे हैं हम उसे, सालाना कंपाउंड कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कि उसी ब्याज दर पर सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए 40,000 पर कितना हो जाएगा, ये आपको पूछा। तो भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है मुझे रेट निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो रेट मैं कैसे निकालूंगा, भाई 2 साल में वो अमाउंट इतनी हो जाती है और 3 साल में इतनी हो जाती है, तो 1 साल में कितनी हुई होगी, इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आएगा 8 - 0 8, और 2 - 0 2, 9 - 6 3, और 4 - 1 जब मैं करूँगा तो क्या आएगा 3 आएगा। अगेन 31 में से 29 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो 23,328 बच जाएगा। और ये 23,328 किस पे देखा जाएगा 29 16 00। ठीक है, अब इसको गुना कर 200 से, तो ये आपका क्या आ जाएगा रेट परसेंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखने की है, वो ये है कि 00 से 00 तो कट जाएंगे, बट ये 29 16 जो है ना, ये 54 का स्क्वायर होता है, अगर आपको पता हो तो इसको मैं अगर 54 से काटूँ तो ये 54 बच जाएगा नीचे, और ऊपर इसको 54 से काटते हैं तो एक बार देख लेते हैं क्या बचेगा 2 3 3 2 8। 54 से जब मैं काटूंगा तो ये कितना बचेगा, अब देखो 54 पंजे 270 होता है, तो 5 पे जाएगा नहीं 4 पे जाएगा, तो 54 चौक कितना होगा 200 216 हो जाएगा, 17 बच जाएगा। यहाँ क्या है 2। अब 172 में 54 के टेबल में मैं अगर देखता हूँ तो वो क्या आएगा भाई 54 3 162 होता है, 162 10 बचेगा 8 108 108 का मतलब 54 दूनी 108, तो यहाँ बच गया 432। 54 से ये कितने पे कटेगा 8 पे, तो 8% मेरा क्या आ गया ब्याज की दर आ गई। 8% सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, तो भाई 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 8 और 8% 16%, 16% 40,000 का निकालने के लिए 16 चौक 64। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। किसी आर्टिकल को किसी निश्चित वैल्यू पर बेचा जाता है, अगर उसको उसकी निश्चित वैल्यू के 80% पर बेचा जाए ना तो घाटा होता है 10% का। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ जब उसको उसके ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर बेचा जाए। ठीक है, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ,
अगर मैं उसको उसकी 80% वैल्यू पे बेच रहा हूँ तो 80% का मतलब क्या है, मैं उसको बेच रहा हूँ 4 यूनिट पे और ओरिजिनल वैल्यू उसकी कितनी है, 5 यूनिट। ठीक है, तो मुझे घाटा हो रहा है 10% का। 10% मतलब ये वैल्यू उसकी 9 यूनिट के बराबर होगी, क्योंकि भाई 10% का घाटा का मतलब क्या है कि 10 की कोई चीज़ खरीदी 9 में बेच दी। अब 9 यूनिट की वैल्यू 4 यूनिट के बराबर है, बट यहाँ पर मैं ऐसा कुछ करूँगा कि ये 9 का मल्टीपल बन जाए, तो इसको मैं 9 से गुना कर लूँ, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो 9 चौक 36, 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 40। तो 40 उसका कॉस्ट प्राइस है और उसका एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है, 45। वही आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ जब उसको मैं ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेच रहा हूँ। तो भाई 40 की कोई चीज़ खरीदी, 5 यूनिट का उस पर प्रॉफिट कमाया, तो 1/8 का फायदा हुआ होगा। 1/8 मतलब 12.5%। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखें हम। क्वेश्चन में दिया गया है अ बोट कैन गो 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 54 मिनट, वाइल इट कैन गो 5.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 3.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 58.5 मिनट। सही बात है भाई, डाउनस्ट्रीम में अगर कम करूंगा और अपस्ट्रीम बढ़ाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो आपसे पूछ रहा है 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो डाउनस्ट्रीम की अगर मुझे स्पीड मिल जाए, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखता हूँ अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और टाइम। तो पहले वो जा रहा है 3.6 किलोमीटर, यहाँ जा रहा है 5.4 और टाइम लग रहा है उसको 54 मिनट। यहाँ जा रहा है वो 5.4 किलोमीटर, यहाँ 3.6, टाइम लग रहा है 58.5 किलोमीटर। अगर मैं इन दोनों को घटा दूं, तो जब मैं इन दोनों को घटाऊंगा तो मुझे क्या बचेगा, 1.8 किलोमीटर बचेगा। ठीक है, और यहाँ जब मैं घटाऊंगा तो माइनस 1.8 किलोमीटर बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 4.5 मिनट बचेंगे। ठीक है, अगर आप मैं ध्यान से देखूं इस चीज़ को कि अगर मैं इसको डबल कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको डबल कर दूं तो भाई डबल जब मैं इसको करूंगा तो ये 3.6 कट जाएंगे, क्योंकि मुझे अपस्ट्रीम कैंसिल करनी है, मुझे डाउनस्ट्रीम चाहिए। तो मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, इसको डबल करके और इसमें से माइनस कर दूंगा। तो जब मैं इसको डबल करूंगा तो ये कट गए और ये कितना हो गया, ये -3.6 हो गया। -3.6 -5.4 माइनस का 9 किलोमीटर बराबर ये कितना हो जाएगा, 9 मिनट। तो 54 में से मतलब 9 में से 54 माइनस करेंगे तो माइनस का 45 मिनट बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि 9 किलोमीटर में 45 मिनट में ट्रैवल कर, तो 10 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में कितनी देर में कर रहा हूँ भाई, 5 मिनट। नेट मुझे निकालना है 10 किलोमीटर कितनी देर में, 50 मिनट में। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है आपका। ठीक है, डी फॉर दिल्ली आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखें आप। क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए इज 300 लेस देन दैट ऑफ आइटम बी। तो आइटम बी का जो कॉस्ट प्राइस है तो आइटम ए से वो 300 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, ही मार्क्स, अब कोई शॉपकीपर है वो क्या करता है, ए वाले को 80% ज़्यादा मार्कअप कर देता है, बी वाले को 40% ज़्यादा मार्कअप कर देता है, और ऐसा करने के बाद वो 20 और 40% का डिस्काउंट देता है। फिर आपसे दिया गया है कि अगर सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए जो है वो 18 रुपये ज़्यादा है बी से, तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस का रेशो बताना है आपको ए और बी का। ठीक है, तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो बी का जो कॉस्ट प्राइस है, ए का कॉस्ट प्राइस उसके 300 कम है, तो भाई बी का मैं मान लेता हूँ 100x, तो ए का क्या होगा 100x - 300। ठीक है, ए का उससे 300 कम है। अब इसने बोला ये तो कॉस्ट प्राइस होगा, अब मैं मार्क प्राइस निकालूं तो इस पे मार्कअप हुआ होगा कितना, 80%। तो 80% मार्कअप मतलब 180% निकालना है इसका, तो 180x - 18 × 54 540, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 40% मार्कअप किया तो 140x। अब यहाँ पर मैंने 100x क्यों माना है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये परसेंटेजेस जो हैं वो इजीली कैलकुलेट हो पाएंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा भाई, इस पे मैंने 20% की छूट दी है, मतलब 80% पे बेचा होगा। 80% मतलब 18 × 8 144x माइनस इसका मैं 80% निकालूंगा, अभी निकाला था 54 × 8 कितना होता है, 432 होता है। ये बराबर किसके, अब ये तो ए का सेलिंग प्राइस हो गया ना, ए का सेलिंग प्राइस जो है वो बी के सेलिंग प्राइस से 18 ज़्यादा है, तो भाई जो बी का सेलिंग प्राइस आएगा अगर उसमें मैं 18 जोड़ दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। और बी का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 40% डिस्काउंट पे बेचा, मतलब इसके 60% वैल्यू पे बेचा, 84x। ठीक है, अब ये 84 इधर आएगा तो ये कितना बचेगा 60x, और ये उधर जाएगा तो 450। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 45/6 या कितनी आ गई 7.5। ठीक है,
अब x की वैल्यू 7.5 आ गई है, तो भाई b का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 750, और a का कितना होगा 750 माइनस 300 450, तो 150 से अगर मैं काटूं तो 150 तीय पंजे 3:5, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो ई का मान आपको बताना है। 3 एंगल आपको दिए गए हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को आप काफ़ी तरीके से कर सकते हो, बट बेस्ट अप्रोच जो है इस क्वेश्चन की वो ये है कि अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये 70 होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो इसके अपोजिट एक्सिस एंगल जो होता है वो इसके सी के अपोजिट जो एंगल बनेगा उसके बराबर होता है। ये 70 है तो ये सेंटर पे जो एंगल बना होगा ये 140 डिग्री। ठीक है, अब ये वाली कैंची वाली फिगर आपने ज्योमेट्री में काफ़ी पढ़ी होगी। ठीक है, कि भाई अगर जो यहाँ एंगल बनेगा उसका सम बराबर होगा इन तीनों एंगलों के, तो 140 का सम जो है इन तीनों एंगलों के बराबर होना चाहिए। 70 और 40 110, तो बचा हुआ एंगल ई कितना है 30 डिग्री, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि मैं किसी आर्टिकल का SP को 3 गुना कर दूं और उसके कॉस्ट प्राइस को 2 गुना कर दूं तो प्रॉफिट जो है वो 65% हो जाता है। ठीक है, अब 65% प्रॉफिट का मतलब क्या है, अगर कोई चीज़ 100 यूनिट की है तो मैंने उसको बेचा कितने होगा 165 यूनिट में। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। अब अगर मैं इसका पता करना चाहूँ कि इसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, तो इसको मैं 1/3 कर दूँ तो मुझे इसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, वो क्या होगा 55 यूनिट। और अगर मुझे इसका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पता करना है तो इसको आधा कर दो 50 यूनिट, मतलब 50 यूनिट पे 5 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 यूनिट पे 10 यूनिट मतलब 10% का प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन आपका सही है, तो बी फॉर बॉम्बे आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी स्क्वायर प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका आयतन जो है वो कितना है 160 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको उस पेपर की लेंथ बतानी है जो कि इसके पूरे टोटल सरफेस एरिया पे लग जाए, और उस पेपर की विड्थ आपको दी गई है कि कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसको बराबर करना होगा किसके, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर। रेक्टेंगल की विड्थ पता है, लेंथ वहां से आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाएगा, अगर मैं स्क्वायर प्रिज्म बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा बनेगा स्क्वायर प्रिज्म। ठीक है, ऐसा सा होता है स्क्वायर प्रिज्म। तो इसके फेसेस कितने होते हैं, इसके 4 फेसेस होते हैं साइड में, और आगे पीछे 2 फेस होते हैं, ये स्क्वायर होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं रेक्टेंगल की फॉर्म में। तो अगर मैं बात करता हूँ लेटरल सरफेस एरिया की, तो मैं इन चारों फेसेस का एरिया लेता हूँ, ना कि इन ऊपर नीचे वालों का। ठीक है, तो इनका एरिया कितना होगा, अगर इसकी लेंथ L मान लूँ और हाइट H मान लूँ, तो 4 गुना L गुना H, ये बराबर हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया, जो कि 160 के बराबर होगा। तो LH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। ठीक है, दूसरी बात, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा प्रिज्म का एरिया ऑफ बेस, जो कि होगा L स्क्वायर इंटू हाइट, बराबर कितना होगा 160 के। अब यहाँ से LH तो पता है ना, LH की वैल्यू 40 है, तो मैं लिख सकता हूँ L गुना 40 बराबर 160। L की वैल्यू कितनी आएगी 4। सिंस L की वैल्यू 4 है तो हाइट कितनी होगी, हाइट आ जाएगी 10। तो मुझे L भी पता चल गया, H भी पता चल गया, तो लेटरल सरफेस एरिया तो 160 हो गया है, प्लस इसमें ऊपर नीचे का एरिया और ऐड कर दो, इसका कितना होगा 16, और 16 ही ऊपर का होगा, तो 32 ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया है इसका टोटल सरफेस एरिया, और ये बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ पेपर के। एरिया ऑफ पेपर क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ब्रेथ तो मुझे पता है ना 4 सेंटीमीटर है, वो ना लेंथ निकाल लूँगा, 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलने वाला है 48। तो डी ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखें आप। क्वेश्चन में दिया गया है कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB BC दी हुई है, मतलब आपको साइड से दी हुई है, और एक डायगोनल दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ दूसरे डायगोनल की, तो दूसरे डायगोनल की आपको लेंथ बतानी है। तो इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, वो आपको पता भी होगा कि भाई दोनों साइड का स्क्वायर का सम, और उसका अगर मैं 2 गुना कर दूं तो ये बराबर होता है डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको पता भी होगा, तो वही अप्लाई करेंगे। AB की वैल्यू 25 प्लस BC 49 बराबर AC का स्क्वायर करूंगा तो 84 प्लस BD का स्क्वायर।
ये कितना हो जाएगा 14 और 74, 74 का डबल जब मैं करूँगा 148 आ जाएगा, -84 बराबर BD²। ये कितना आ जाएगा 64, 64 बराबर BD² और यहाँ से BD की वैल्यू आ जाएगी 8। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया n इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट हैज 5 फैक्टर्स। तो n वो सबसे छोटा नंबर है जिसके 5 फैक्टर है। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी फैक्टर डज n-1 है। तो n-1 के कितने फैक्टर होंगे। ये कारक की जगह यहाँ पर आप गुणनफल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होगी कि भाई ऑड फैक्टर्स कब हो सकते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि कोई एक जो नंबर है, अगर कोई नंबर आपसे दिया गया है कि n और उसके आपको दिए गए हैं कि भाई ऑड फैक्टर्स हैं इसके, तो हम 2 नंबर लेके चलते हैं। आपको पता भी होगी ये बात खैर कि भाई 24 लिया मैंने और एक मैंने लिया 16, ठीक है। तो 16 जो है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर के जो हमेशा जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा ऑड होंगे, ठीक है। जैसे इसके फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे 1, 2, 4, 8 और 16। और जबकि 24 के फैक्टर कितने होंगे 1, 2, 3, 8 और 6 और 4 और 9, 10, 11, 12 और 24। ये आप अगर ध्यान से देखें तो ये कितने होंगे 3 और 2 5 और 3 8। तो ये इवन फैक्टर्स हुए और ये क्या है ऑड फैक्टर्स। तो हमेशा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना उसके ऑड फैक्टर्स होते हैं। तो ये आपके लिए हिंट था इस क्वेश्चन में कि भाई अगर ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 5 फैक्टर है, तो अगर मैं सबसे छोटा स्क्वायर देखूँ तो वो क्या होगा 1 होगा। बट 1 के तो 1 ही फैक्टर है। फिर मैं देखता हूँ 4, 4 के फैक्टर कितने होंगे 4 के फैक्टर होंगे 1, 2 और 4। फिर मैं 9 के देखता हूँ तो 1, 3 और 9। फिर मैं देखता हूँ 16 के, 16 के हमने यहाँ देखे कितने फैक्टर हैं 5। तो मतलब वो जो n नंबर है वो क्या है 16। तो उस n की वैल्यू कितनी है 16। अब आपसे पूछ कर रहा है हाउ मेनी फैक्टर डज n-1 है। n-1 की वैल्यू क्या होगी 15। तो 15 के फैक्टर निकाल लो, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। 4 फैक्टर हो गए। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो C4 चेन्नई आपका सही आंसर है। तो ये चीज़ आपको इस चीज़ से समझनी थी कि भाई जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके क्या होते हैं ऑड फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये आपके लिए हिंट था इस क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को देखें आप। क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है कि क्या आएगी। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं एसएससी एग्जाम में। तो इसको करने के लिए हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखो भाई सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 16% ऑफ 25, ये अजीब सा लग रहा होगा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता 25% ऑफ 16, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है तो इंटरचेंज में कर सकता हूँ। 25% का मतलब भी मुझे पता है 1/4 होता है। तो जब भाई 1/4 है तो 16 का 1/4 क्या होगा 4, मतलब इसकी वैल्यू 4 आ गई। 4 गुना 88, ये मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 88 प्लस 20% का मतलब 1/5। 135 का 1/5 करेंगे तो आएगा 27 माइनस 16 गुना 18 माइनस भाई 200 का 5% कितना होगा 10। 200 का 5% 10 हो जाएगा। 18 माइनस 10 8 और 16 8 128 प्लस 27 और इसका आंसर कितना आएगा 320 प्लस 32 352, ठीक है। अब अगर मैं यूनिट डिजिट भी चेक कर लूँ तो 5 और 2 7 और 2 9, 9 माइनस 8 1 आएगी। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखें। तो ये क्वेश्चन जो है ये पहले एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि कोसेक स्क्वायर 51 माइनस टेन स्क्वायर 39 प्लस कोट स्क्वायर 90 प्लस एक्स डॉट मल्टीप्लाई में है कोसेक स्क्वायर 270 माइनस एक्स प्लस टेन स्क्वायर 180 माइनस एक्स अपॉन कॉट 90 माइनस एक्स माइनस 10 क्यूब एक्स। इसको सिंप्लीफाई करके बताना है आपको क्या आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो आपको पता होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की कि भाई अगर ये कोसेक स्क्वायर 51 डिग्री लिखा है तो क्या मैं इसको सेक स्क्वायर 39 डिग्री नहीं लिख सकता। बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये वैल्यू कितनी होगी ये 1 हो जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू जो आई निकल के वो क्या आई 1, ठीक है। प्लस कॉट स्क्वायर 90 प्लस एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10x और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। इसको देखें आप, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस सेकेंड एक्स, ठीक है। तो माइनस सेकेंड एक्स का स्क्वायर करूँगा तो सेकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये क्या रह जाएगा ये तो 10x 10 स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा अपॉन नीचे क्या बनेगा
ये बनेगा 10x, ठीक है, 10x माइनस 10³ x, ठीक है। तो इस चीज़ को आप एक चीज़ देख सकते हैं कि 1 + 10² x, ये क्या हो जाएगा sec² x, और sec² x ऑलरेडी क्या है, तो जब मैं बाहर लूँगा तो ये बन जाएगा sec² x ब्रैकेट में 1 + 10² x, जो कि क्या हो जाएगा sec² x हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 10x अपॉन 1 माइनस 10² x। अब देखो, या तो आप ये आइडेंटिटी ध्यान से देख लो कि 1 माइनस 10² x अपॉन 1 + 10² x, ये होता है cos 2x, ठीक है। मतलब cos 2x जो होता है ना, ये बराबर होता है 1 माइनस 10² x बाई 1 + 10² x, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये cos 2x के बराबर होता है, या तो आप ये चीज़ डायरेक्ट देख लो, या फिर आप इसको sin cos में भी चेंज कर सकते हो, तब भी आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू सीधी सीधी किसके इक्वल आ गई, cos 2x के इक्वल आ गई। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, sec² 2x अपॉन 10x, और नीचे क्या बन जाएगा cos 2x। अब ये sec² 2x जो है, सॉरी 2x नहीं है, sec² x है, ये जब नीचे आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, जब इसको मैं sin cos में करूँगा तो ये cos से cos कट जाएगा और नीचे बन जाएगा sin x cos x और cos 2x। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो 2 sin x cos x क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 2x। अब देखो, ये बन जाएगा sin 2x और यहाँ पर क्या है cos 2x। अगेन एक बार 2 से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 sin 2x cos 2x, ये बन जाएगा sin 4x, और ऊपर क्या है 4, 1 बाई sin 4x क्या बन जाएगा कोसिकेंट 4x और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ एग्जाम में आप बहुत जल्दी कर पाएंगे, बशर्ते कि आपकी इन चीज़ों के ऊपर कमांड हो, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के पर्पज से आपको थोड़ा डिटेलिंग में समझाया जा रहा है, वरना इन चीज़ों को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में दिया गया द एवरेज ऑफ 25 नंबर्स इज 64। तो भाई 25 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 64। उसके बाद द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नंबर्स एंड दैट ऑफ लास्ट 30 नंबर्स आर इतना है। तो पहली 13 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 62.8, और आखिरी की जो 13 संख्याओं का औसत है वो है 72.2। यहाँ से एक चीज़ देखने को मुझे मिली कि 13वीं जो संख्या है ना, 13th नंबर जो है वो मैं 2 बार काउंट कर रहा हूँ, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। इफ द 12th नंबर इज 61, इसने बोला है कि जो 12वां संख्या है, 12वीं संख्या जो है वो 61 है, एंड इफ 12th एंड 13th नंबर आर एक्सक्लूडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। तो इसने दिया है कि अगर मैं 12वीं और 13वीं संख्या को हटा दूं तो बची हुई संख्या का जो एवरेज है वो कितना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे किया जाए, तो सबसे पहली बात तो है वो 13वीं संख्या निकालना। तो 13वीं संख्या कैसे निकालेंगे हम, डेविएशन के पर्पज से, डेविएशन की हेल्प से निकाल सकते हैं कि भाई नेट एवरेज कितना है 64, यहाँ पर एवरेज कितना है 62.8, मतलब यहाँ पर कितने का चेंज देखने को मिला 1.2 का, ठीक है, और वो कम हुआ है। तो 13 संख्याओं पे कितना हो जाएगा, गुना 13 कर दूंगा। और यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर देखने को मिला 8.2 का इंक्रीमेंट, कितनी संख्याओं पे 13 पे। तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ तो 13 तो कॉमन हो जाएंगे, 8.2 प्लस और 1.2 माइनस, तो नेट कितना आ जाएगा 7, और 13 गुना 7 कितना हो जाएगा 91। तो 91 की बढ़ोतरी देखने को मिली, मतलब जो 13वीं संख्या जो है ना वो एवरेज तो है ही है, प्लस उससे 91 ज़्यादा है, तो मतलब वो होगी 155। तो ये वैल्यू है 13th नंबर की। 12th मुझे पता ही है कितना है 61, तो एवरेज से ये कितना ज़्यादा है, ये एवरेज से तो 3 कम है, और ये एवरेज से कितना ज़्यादा है जी, ये एवरेज से 91 ज़्यादा है, ठीक है भाई। 91 ज़्यादा, ये 3 कम, तो नेट कितना इफेक्ट देखने को मिला 88 का। और ये 88 जो बड़े हैं ये कहाँ से लेके जाएंगे, इनमें से लेके जाएंगे। तो यहाँ पर एवरेज जो होगी वो इन संख्याओं की वो कम होगी या ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है कम होगी। तो 88 से ये क्या हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। और ये कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 25 में से 2 संख्याएं जा चुकी हैं तो 23 बचा होगा, ठीक है। तो 64 माइनस ये वैल्यू जो होगी ये आपका आंसर होगी, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 23 दिए क्या होता है 69 होता है। अब 69 में से कितना बचेगा 190 बच जाएगा, पॉइंट लगा दिया तो 190 23 के टेबल में कितने बचाएगा। अब देखो 23 अट्ठे कितना होता है 160 और 24 184 होता है, तो 3.8 समथिंग आएगी वैल्यू। तो 64 में से जब मैं 3.8 माइनस करूँगा तो 60.2 आंसर के आसपास मेरा जो वैल्यू है वो जाएगी। तो डी ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली आपका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इस क्वेश्चन को देखें, अ पूल हैज़ 3 टैप्स। जो पहली टैप है वो पूरे तालाब को 3 दिन में भरती है, जो दूसरी टैप है वो पूरे तालाब को 2 दिन में भरती है, और जो तीसरी टैप है वो लेती है 18 घंटे भरने में। ठीक है, तो तीनों टैप को साथ में खोला जाता है और 8 घंटे बाद जो दूसरी टैप है उसको बंद कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा है कि कुल कितना टाइम लगेगा पूल को भरने में। तो आप मेरे को एक बात बताओ, इसको बजाय कि मैं दिन में कन्वर्ट करूँ, मैं इनको डेज में ही रहने देता हूँ, कैलकुलेशन आसान रहेगी। मैंने माना पहली, दूसरी और तीसरी टैप। ठीक है, पहली टैप कितना टाइम ले रही है? 3 दिन, ये 2 दिन, और ये ले रही है 18 घंटे। 18 घंटे में कितने दिन होंगे? 18/24 मतलब 3/4 दिन। ठीक है, इनका एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो ये कितना जाएगा? 3 और 2 का एलसीएम 6। तो यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? मतलब ये एक दिन में कितनी यूनिट काम कर रही होगी? तो भाई ये एक दिन में अकेली जो है 8 यूनिट पर डे काम कर रही है, और ये कितनी कर रही है? ये 3 यूनिट और ये 2 यूनिट। ठीक है, तो 8 घंटे तक तो तीनों चलिए। तो 8 घंटे मतलब कितना होगा? 8 घंटे को मुझे दिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 घंटे को दिन में जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो हो जाएगा 1/3। तो दिन के 1/3 हिस्से के लिए इन तीनों को चलाया गया। तो 3 और 2 5 और 8 13। तो काम कितना हुआ होगा? 13/3 यूनिट। ठीक है, तो 6 में से 13/3 यूनिट काम तो हो चुका है ना। तो ये 13/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 सही 1/3। तो बचा हुआ काम कितना होगा? 1 सही 2/3, मतलब 5/3 काम बचा हुआ है। ठीक है, और ये काम किसको करना है? ये काम करना है फर्स्ट और थर्ड को। 8 और 2 10। तो भाई ये काम करती हैं 10 यूनिट एक दिन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक दिन की बात हो रही है। अगर मुझे निकालने घंटे तो मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से 2 पे कट जाएगा, 3 दूनी 6 से ये 4 पे कट जाएगा, मतलब बचा हुआ काम 4 घंटे में हो जाएगा आपका इन दोनों टैप की हेल्प से। तो 4 घंटे तो वो हो गए, 8 घंटे पहले लग रहे थे, 8 और 4 12 घंटे में टोटल काम हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, जिसमें E जो है वो BC साइड पर लाई करता है और AE जो है वो परपेंडिकुलर है BC के। तो अब हम बनाएंगे अपना पैरेललोग्राम। सबसे पहले ये कुछ ऐसा सा पैरेललोग्राम आपको बन जाएगा ABCD। ठीक है, और भाई आपको दिया गया है कि E पॉइंट जो है वो BC पर लाई कर रहा है। कैसे? कि BE और EC का जो रेशो है वो 2:3 है। तो इसको थोड़ा छोटा बना देते हैं, ये 2 रेशो, ये 3 रेशो। ठीक है, और AE जो है वो आपको बताया गया कि ये परपेंडिकुलर है। थोड़ा मान के चलिएगा कि ये परपेंडिकुलर। ठीक है, और क्या दिया गया है भाई? AEB जो है उस ट्रायंगल का एरिया आपको दिया गया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या पता है मुझे? AE की लेंथ भी पता है मुझे, 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है, परिमाप निकालना है आपको इस पैरेललोग्राम का। ठीक है, वो आप कैसे करेंगे? तो आप एक बात बताएं, अगर मुझे हाइट पता है, बेस पता है, तो इसका जो एरिया है वो क्या आएगा? इसका एरिया क्या होगा भाई इस ट्रायंगल का? वो हो जाएगा हाफ 16 गुना 2x, और यहाँ से ये बराबर हो जाएगा 96 के। 2 से मैं काटूंगा 8, 8 दूनी 16, 16 से कितने पे कटेगा? 6 पे। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। मतलब क्या है? ये जो साइड है 5 यूनिट है, 5 गुना 6 30 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, अब अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 थी ना, ये 12 सेंटीमीटर है। यहाँ से मुझे ये लेंथ पता चल जाएगी। भाई ये लेंथ कैसे पता चलेगी? 16 ये है, 12 ये है, तो ये 20 आ जाएगी पाइथागोरस से। 16 12 30 का 16 12 20 का जो है ट्रिपलेट होता है। तो 30 और 20 कितना हो गया? 50, 50 का डबल 100। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर x की वैल्यू 2 + √7/2 है -2 - √7/2 है, तो आपको इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो एक चीज देखो आप, अगर मैं यहाँ पर x² निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा? x² को अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो होगा a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर। तो a - b का स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बाहर वाला जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, 2 + √7/2 आ जाएगा, प्लस 2 - √7/2 आ जाएगा, और माइनस है तो -2ab, -2 इंटू ब्रैकेट रूट, और a + b और a - b, a² - b² हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 7/4। अब भाई ये दोनों कट जाएंगे, 2 + 2 क्या होगा? 4 -2
16 माइनस 7 9, 9/4 मतलब 3/2। तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आएगी, 4 माइनस 3 कितना होगा 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आई, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो +1 हो सकती है या -1 हो सकती है। भाई -1 ये वैल्यू कहीं जा ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये खुद पॉजिटिव रहेगी और ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो ये वैल्यू एक्स की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। ठीक है, तो नेगेटिव तो जा ही नहीं सकती। तो एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, 1 रही होगी। सिंस एक्स की वैल्यू 1 रही है तो वो 1 वैल्यू हम यहाँ डालेंगे तो क्या हुआ, तो वो हो जाएगा भाई √5 + 1 बाई √5 - 1। इसको रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज जब करेंगे तो 5 - 1 4 आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या बन जाएगा √5 + 1 का स्क्वायर, तो 5 + 1 + 2 √5। ठीक है, तो 6 + 2 √5/4 ये आंसर आ जाएगा। इसमें से 2 कॉमन लूँगा तो 3 + √5/2। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे आपका सही आंसर। आगे बढ़ें, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में दिया गया है कि द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीज बाय 12.5% एंड द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इंक्रीज बाय 16.66%। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फेरिकल बैलून। तो क्वेश्चन में आपसे ये दिया गया है कि भाई कोई स्फेरिकल बैलून है, उसकी त्रिज्या को मैं 12.5% बढ़ा देता हूँ। मतलब पहले अगर त्रिज्या 8 थी तो अब 9 कर दी मैंने स्फीयर की। ठीक है, और हेमिस्फीयर की मैंने क्या किया है, अगर पहले 6 थी तो अब मैंने 7 कर दी। तो इसका कुछ सरफेस एरिया बढ़ा होगा, इसका कुछ सरफेस एरिया परसेंटेज में बढ़ा होगा। इन दोनों का डिफरेंस बताना है परसेंटेज इसका, ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई 8 का अगर 9 मैंने कर दिया, ठीक है, ये तो मैंने रेडियस बढ़ाई, तो इसका जो, अगर मैं आपसे पूछूं कि सरफेस एरिया कितना बढ़ा होगा, तो इसका जो सरफेस एरिया बढ़ा होगा वो बढ़ा होगा रेडियस के स्क्वायर के रेशो में। तो 64 हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 27 आएगा, शायद 17 आएगा। तो 17/64 गुना 100 ये परसेंटेज आ जाएगी। अगर ये वैल्यू होती 68 के बराबर तो ये एग्जैक्टली 25% हो जाता। ठीक है, बट ये 68 नहीं है, ये 64 है, तो मतलब ये 25% से बड़ी वैल्यू जाएगी। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि भाई अगर ये 68 होता तो 17 × 4 = 68, 4 से ये 25 पे कर जाता, बट ये 68 से छोटी वैल्यू है, तो डिनोमिनेटर छोटा है, तो ओवरऑल जो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी वो बड़ी हो जाएगी। तो 25% से ज़्यादा वैल्यू जाने वाली है ये। इसका देखते हैं, ये होगा 36 से 49, तो मतलब 13 यूनिट बढ़े होंगे 36 पे। तो अगर ये वैल्यू मैं मान लेता 39, तो ये एग्जैक्टली 33.33 आ जाता। ठीक है, सिंस ये वैल्यू 39 से छोटी है तो ये वैल्यू जो होगी 33.33 से क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। अब थोड़ी देर के लिए आप ये मान के चलो ये 25 है और ये 33.33 है, इन दोनों का ही डिफरेंस कितना है, ये देखो आप, इन दोनों का डिफरेंस है भाई 8.33। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी वो इसी के आसपास होगी। तो इसके आसपास जो वैल्यू है, अब आप देखो 8.85 है, ये तो बहुत क्लोज होगी इससे वैल्यू, 25% से वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू तो नहीं हो सकती, वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी ये वाली, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ये क्यों नहीं जाएगी, ये तो बिल्कुल इसके पास है भाई, 33 तो है ही। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है 0.50 का। ठीक है, तो वैल्यू जो होंगी वो इससे बड़ी जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको वैसे सॉल्व करना है तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक दिया है, क्वेश्चन में दिया गया, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 11/3 ईयर्स बिकम इतना, बाय हाउ मच विल द सेम अमाउंट ग्रो इफ इट इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई सर्टेन सम ऑफ मनी है जिसको हम 15% पर एनम के हिसाब से 11.3 साल के लिए लगाते हैं। ठीक है, और वो 18,600 हो जाती है। तो अगर उसको सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया गया है तो नेट ब्याज जो उस पर मिला होगा वो कितना मिला होगा, 15 को 11.3 ईयर्स के लिए लगाया गया। तो भाई नेट ब्याज जो मिला होगा वो मिला होगा 15 गुना 11.3, मतलब 55% ब्याज मिला होगा। तो अगर मैंने 100% वैल्यू लगाई होगी तो वो वैल्यू कितनी होगी, 155%, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 18,600। ठीक है, बाय हाउ मच विल द सेम अमाउंट ग्रो इफ इट इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई वही सेम अमाउंट जो है 2 साल में कितनी होगी आपसे पूछ रहा है, अगर 8 मंथली के हिसाब से जो है मैं रेट को कंपाउंड कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहली बात तो मुझे प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, इन दोनों वैल्यू को मैं 31 से काट सकता हूँ, 31 पंजे 31, 600 और ये 5, इनको 20 से गुना करूँगा तो आ जाएगी 12,000।
तो मतलब मेरा प्रिंसिपल कितना हुआ होगा 12,000। रेट मुझे पता है 15% है, ठीक है, बट 15% जो रेट है वो 12 महीने के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ पर जो मैं कंपाउंड कर रहा हूँ वो 8 महीने के हिसाब से कंपाउंड कर रहा हूँ, तो 8 महीने का कितना हो जाएगा, गुना 8 कर दूंगा, 15 120 बटा 12, 10% ब्याज आ गया। अब भाई 10% का जो ब्याज है वो 3 साल के लगे, 3 साइकिल में लगेगा, क्योंकि 8 8 8, क्योंकि 2 साल के लिए लगाया ना, तो 24 में 8 के कितने मल्टीपल होंगे, 3। तो 10 का जब मैं नेट क्यूमुलेटिव करता हूँ 3 साल के लिए तो कितना हो जाएगा, 33.1%। ये आपको पता होगा 33.1% मतलब कितना होगा, 1/3। तो इसका 1/3 कितना हो गया, ये 4,000 हो गया, 4,000 हो गया ना। तो 4,000 से ये वैल्यू थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, मतलब हाँ 4,000 से ये वैल्यू थोड़ी सी कम होगी। तो ये जो वैल्यू जाने वाली है वो इन दोनों के आसपास जाने वाली है, ठीक है। और उसको हम कैसे चेक करेंगे, देखो 16,000 ये कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि 16,000 होती तो ये वैल्यू जो फ्रैक्शन है ये 33.33 होनी चाहिए थी। सिंस ये उससे कम है तो ये वैल्यू 4,000 से कम जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शन जो है इससे बाहर हो गए। इन दोनों में फाइट है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए तरीका ध्यान दें। ये एक दिख रहा है आपको, एक को जब मैं 2 से गुना करूँगा तो लास्ट में जो डिजिट आएगी वो 2 आएगी, 2 आने वाली है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन से बाहर हो गए, डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो जितनी मिनिमम कैलकुलेशन आप कर पाएँ वो ज़्यादा सही होगा आपको। इस क्वेश्चन में देखें, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन रिलेटिव टू अ मूविंग कार इज 70 किलोमीटर पर आवर मोर। तो भाई किसी कार के कंपैरिजन में किसी ट्रेन की जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। द कार एक्सीलरेट्स एंड स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड 10% मोर देन बिफोर। 10% ज़्यादा स्पीड से जो है कार अब आगे बढ़, और दोनों अब 3 घंटे के लिए ट्रैवल करते हैं, और ट्रेन जो है वो 750 किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है। तो आपसे पूछ रहा है कि कार कितना ट्रैवल की इन 3 घंटों में। तो देखो ट्रेन ने अगर 750 किलोमीटर ट्रैवल किया है 3 घंटे में, तो ट्रेन की स्पीड सीधी सीधी मुझे दिख रही है 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिंस ट्रेन की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है कार से, तो कार की स्पीड कितनी रही होगी, 180 किलोमीटर पर आवर। अब कार ने 10% ज़्यादा स्पीड बढ़ा ली अपनी पहले से, तो 10% का मतलब क्या होता है, इस फ्रैक्शन का 11/10। तो 11/10 से मैं निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 18 और ऐड कर लो इसमें, 198 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी नई स्पीड होगी। अब इस स्पीड से उसको 3 घंटे के लिए जाना है, तो डिस्टेंस कितना रहा होगा, 8 3 54, 4 आएगा यूनिट डिजिट में। ये ऑप्शन आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखें आप, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये चीज़ आपको पता भी होगी कि भाई इस पर्टिकुलर नंबर को मैं p/q फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसको हम लिखते हैं 105 - 10 बटे, अब नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, अब इस जीरो इस एक का तो फ्रैक्शन में कोई रोल नहीं है, तो इस एक को कंसीडर नहीं करेंगे, इन दोनों को कंसीडर करेंगे। बार के ऊपर है एक, तो एक 9 आ जाएगा और एक 0 आ जाएगी। 105 - 10 95/90, तो इसकी वैल्यू आ गई। डिवाइड है मतलब मल्टीप्लाई करूंगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी p/q उसको मैं q/p कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया। तो 95/99 आएगी इसकी वैल्यू, तो मैं इसको लिख दूंगा 99/95। इन दोनों को काटूंगा मैं, और इन दोनों को काट दूंगा, ये 10 पे कटेगा, ये 11 पे, इसको गुना करना है। 409 नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है 0.409 और इसके ऊपर 12 09 के ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 409 - 4 बटे, अब ये कैसे लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा 2 के ऊपर है तो 9 9 9 और 1 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 405/990। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कर लेता हूँ इसको, ये बन जाएगा 11/10 गुना 405/990 अपॉन, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं बल्कि। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90, और 90 से ये 9 पे कट जाएगा, 9 से 10 पे कटेगा, 9 से 9 चौक 36, 9 पंजे, तो आ जाएगा 45/100, या फिर मैं बोल सकता हूँ 9/20। तो ऊपर वाली फ्रैक्शन जो है वो है 9/20, ठीक है। तो अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे देखो, अब आगे हम इस डिनोमीटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29/99 मल्टीप्लाई बाई, इसका जो आंसर आएगा उसको उल्टा कर दूंगा। तो 32 में से जब मैं 3 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 29/90 हुआ है, तो ये जाएगा 90/29 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या आएगा 15/99, इसको मैं लिखूंगा 99/15, 99 से 99 कट गया,
29 से 29 कट गया। अब 15/90 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 6, ठीक है। तो 9/20 गुना 6 ये बचा। अब इसको जब काटेंगे तो 3 दूनी 3 तीय 3/40। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होते हैं। अगर इसमें आपने ज़रा सा भी आप इधर से उधर हुए तो आपके मार्क्स जो हैं, आपकी कैलकुलेशन जो है वो पूरी आगे तक फिर गलत हो जाती है, तो उसको रिपीट करने का कोई बेनिफिट नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को देखें आप। क्वेश्चन में दिया गया है यदि a/b बराबर c/d बराबर e/f, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऊपर 1/n दिया हुआ है पूरी फ्रैक्शन की। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि भाई a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f, तो ये चीज़ आपने रेशो में पढ़ी होगी। अगर इसको k के इक्वल मान लूँ मैं, और पहले मैंने क्या किया, इसकी पावर n की है, तो सबकी पावर अगर मैं n करता हूँ, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी पावर n। अब मैंने इसको p से गुना किया है, तो इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को p से गुना कर दिया। इसको मैंने क्या किया है, q से गुना किया है, ठीक है। और इसको मैंने किससे गुना किया है, r से। तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने क्या किया है कि इन सबको जोड़ दिया है। तो जब मैं सबको जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, p/qn, सॉरी p a की पावर n प्लस q c की पावर n प्लस r e की पावर n अपॉन में p b की पावर n प्लस q d की पावर n प्लस r f की पावर n, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा k की पावर n के। अब मैंने फाइनली इसकी पावर क्या कर दी है, 1/n, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/n हो जाएगी। इसकी पावर 1/n का मतलब क्या है, ये वैल्यू k के इक्वल आ जाएगी। और k किसके इक्वल है भाई, ओरिजिनली हमने देखा था k इक्वल है a/b a/b c/d और e/f, ठीक है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका सही आंसर होगा। c/d आपको दिया गया है तो c ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन में दिया गया फ्रॉम अ ट्रायंगल ABC विद साइड 40, 25 एंड 35 अ ट्रायंगुलर पोर्शन GBC इज कट ऑफ वेयर G इज द सेंट्रोइड ऑफ ABC, ठीक है। तो G जो है वो क्या है, केंद्र है। तो G अगर केंद्रक है, मैं बोलता हूँ कि अगर ये मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, सपोज करो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC, ठीक है, जिसमें ये मैंने केंद्रक बनाया, तो आपको एक चीज़ पता होगी कि भाई जो केंद्रक होता है वो ट्रायंगल को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसके एरिया को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया होगा। इसने बोला है द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ABC। अब JBC तो मैं काट चुका हूँ, तो इस ABC का जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो क्या होगा, 2/3 ऑफ ABC का जो एरिया होगा उसके, ठीक है। तो जो इस बचे हुए भाग का एरिया है वो बराबर होगा इसके 2/3 ऑफ ABC। तो ABC का एरिया निकाल लेते हैं, 40, 25 और 35। इसका अगर मैं निकालता हूँ हेरोन्स फॉर्मूला से, तो 25 और 35 कितना हो गया, 60 और 40 50। तो अंडर रूट 50, 50 में से 40 गए 10, 25 गए तो 25, 35 गए तो 15। तो 25 और 25, एक 25 तो साफ दिख रहा है मुझे, 2 यहाँ बचेगा 20 और 300, 300 में से 10 बाहर खींच लूँगा, अंदर बचेगा √3। तो 250 √3 मेरा आएगा एरिया। ये एरिया आया 3 यूनिट का, ठीक है। इस एरिया का मुझे 2/3 भी करना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं जब 2/3 इसका करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 500/√3 से नीचे √3 बच जाएगा, तो आंसर आएगा 500/√3। तो ये दिया हुआ है आपको बी, ऑप्शन बी आपका सही आंसर, ठीक है। तो साथियों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, ठीक है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। और भी आपके लिए जीएस का कंटेंट अपलोड होगा अभी आने वाले दिनों में चैनल पर, ठीक है। पिछले कुछ दिनों से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इस कारण मैं चैनल पर जो है वीडियोस रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट आने वाले टाइम में आपको रेगुलरली वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसके लिए इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जल्दी हम और भी कंटेंट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।